नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतिम चरण में चल रहे हैं, गांधी युग को पढ़ेंगे और जैसे ही 1947 में हमारा देश आजाद होगा, उसी आजादी की खुशी में हमारा आधुनिक इतिहास भी खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसे आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और गांधी युग को पढ़ेंगे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 के बाद जब वो 1915 में पुनः भारत आते हैं और भारत आकर के वो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। इसके बाद उनका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जो है 1916-17 से उनका प्रवेश होता है। ठीक, सबसे पहले वो चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं और यहीं से उनका प्रवेश होता है और यहीं से हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो ये सब चीजों को पढ़ने से पहले महात्मा गांधी के बारे में मूलभूत चीजों को जान लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, जानकारी है, उसको यहाँ से समझना जरूरी है। तो गांधी को गांधी किसने बनाया, यही तो पढ़ना है कि गांधी आखिर गांधी क्यों बने। 1916 से लेकर के जो 1947 तक का जो समय है, 1917-18 से 1947 तक का जो समय है, उसको गांधी युग ही क्यों कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस युग क्यों नहीं कहा जाता, भगत सिंह युग क्यों नहीं कहा जाता, पंडित जवाहरलाल नेहरू का युग क्यों नहीं जाता। कांग्रेस में तो जो है हजारों की संख्या में नेता थे, सैकड़ों नेता थे। मदन मोहन मालवीय जैसे नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बाल गंगाधर तिलक का तो खैर 1920 में निधन हो गया, लेकिन उसके बावजूद कई एक सारे नेता थे। फिर भी महात्मा गांधी इतने लंबे समय तक इस क्रांतिकारी आंदोलन में क्यों छाए रहे, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। गांधी को गांधी किसने बनाया, क्यों वो जो है गांधी बने, इसके पीछे का कारण ये है कि लोग आम जनमानस या हम या आप सभी की इच्छा होती है कि हम हवाई चप्पल पहन रहे हैं तो हवाई चप्पल से जूता पहने। हम सभी की इच्छा होती है हमारा घर झोपड़ी का है, उसको हम लोग छत का करें। साइकिल है, साइकिल से मोटरसाइकिल पे चढ़े, मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर पे चढ़े। लेकिन महात्मा गांधी के समय, महात्मा गांधी के जीवन में ठीक इसके विपरीत हुआ था। महात्मा गांधी कोई साधारण परिवार के नहीं थे दोस्तों। महात्मा गांधी के जो पिताजी थे वो अंग्रेजों के अधीन दीवान थे, दीवान, और उनका घर जो था वो राजमहल, मतलब एक राजवाड़े के जैसा उनका घर हुआ करता था। राज परिवार से वो आते थे महात्मा गांधी। और अभी के समय में बढ़िया की हैसियत नहीं है कि वो अपने बेटा को जो है विदेश पढ़ने के लिए भेज देगा। गांधी पर उंगली उठाना तो बहुत आसान है। हम और आप गांधी को गलिया देते हैं, किसी भी महापुरुष को गलिया देते हैं, लेकिन उंगली उठाने से पहले सोचिए। जिस समय अभी भी हम क्या बोल रहे थे, अभी भी बढ़िया की औकात नहीं है कि अपना बेटा को जो है विदेश भेजने के लिए पढ़ने के लिए भेज देगा। लेकिन महात्मा गांधी के पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा बैरिस्ट्री करे लंदन जाकर के और वो अच्छा वकील बने, वकालत करे। और महात्मा गांधी लंदन गए थे पढ़ने के लिए, और जब लंदन से पढ़ करके आए तो वो चाहते थे तो अपना अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर सकते थे वकालत करके, पढ़े लिखे थे, राज परिवार से आते थे। लेकिन महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे 1915 में, तो गए थे यहाँ से वकील बनकर, टाई बेल्ट शर्ट बूट जूता लगा करके। लेकिन जब वहां से लौटे तो धोती कमीज और पगड़ी बांध करके लौटे थे, एक कठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में लौटे थे। वो जो है जमीन से जुड़े। वहां से लौटने के बाद जब उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा को देखी और उन्होंने ये सोचा कि जब भारतीयों का अधिकार अंग्रेजों के द्वारा हनन किया जा रहा है, तो भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना घर परिवार छोड़ दिया। राजमहल से वो झोपड़ी में आ गए, सूट बूट से जो धोती कुर्ता पर आ गए। उन्होंने ये देखा कि हमारे देश के 90 से 95% लोगों के तन पर तो कपड़ा ही नहीं है, तो हम क्यों कपड़ा पहनेंगे। और गांधी जो है अर्धनग्न फकीर की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। आधा धोती पहनते थे, आधा ओढ़ लेते थे, चाहे सर्दी गर्मी या बरसात हो। और इसी चीज ने गांधी को गांधी बनाया, इसी चीज ने गांधी को गांधी बनाया। कांग्रेस के जो अधिकतर नेता थे वो जो है बड़े मुद्दों को उठाते थे, लेकिन महात्मा गांधी जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दा को उठाते थे, छोटी मुद्दा को उठाते थे। अब चंपारण सत्याग्रह को देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह क्या थी। चंपारण जो आंदोलन हुआ बिहार के चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, वो चंपारण किसानों की तो आंदोलन थी, जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। किसानों के साथ अंग्रेज जो दुर्व्यवहार कर रहा था, जबरन नील की खेती करवा रहा था। तो गांधी जी छोटी मुद्दा को उठाते थे और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा करके उस आंदोलन को एक मकाम तक पहुंचाते थे, मतलब सफल बनाते थे। और यही चीज ने गांधी को गांधी बनाया।
इसीलिए 1917-18 से लेकर के 1947 तक का जो युग वो गांधी युग कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है। तो आइए साथियों, गांधी युग को पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीजें हम महात्मा गांधी के बारे में, उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का तो जो जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, यह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर। और ये जो है पोरबंदर, ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में आता था। कहाँ आता था? काठियावाड़ प्रायद्वीप में आता था। काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ है? तो यहाँ, इसे समझिए, यहाँ है। ये रहा आपका साथियों गुजरात। ये रहा आपका गुजरात। ये तो गुजरात जो है यहाँ पर, ये जो है दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा कच्छ प्रायद्वीप में आता है और नीचे वाला जो हिस्सा है उल्टा बन गया, ये हुआ। नक्शा क्यों गड़बड़ा रहा है आज? अरे ओह, नक्शावा कहाँ गड़बड़ा रहा है जी? हाँ चलिए, ये रहा ऊपर वाला जो हिस्सा था, ये कच्छ प्रायद्वीप कहलाता था और नीचे वाला जो हिस्सा था यही काठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता था। नीचे वाला हिस्सा काठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता था और यही काठियावाड़ प्रायद्वीप में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। और 2 अक्टूबर 1869। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये 2 अक्टूबर तो सबको याद है, 1869 किसी को याद नहीं रहता, इसलिए 1869 भी आप याद रखेंगे। ठीक, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इसलिए 2 अक्टूबर 1869 को जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो दोस्तों मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म हो गया। ठीक, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी हुआ करते थे। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जो थे ये थे दीवान। ये क्या थे? दीवान थे दोस्तों, दीवान थे। ठीक, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा महात्मा गांधी की कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों जो है, प्रारंभिक शिक्षा महात्मा गांधी की पोरबंदर में ही हुआ था। पोरबंदर में जो प्रारंभिक शिक्षा होता है वो प्रारंभिक शिक्षा महात्मा गांधी की पोरबंदर में हुई थी। और वहीं 10th क्लास की शिक्षा की बात करें तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, 10वीं क्लास की पढ़ाई महात्मा गांधी किए थे अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में। ठीक, और 10th के बाद इनकी कॉलेज की जो शिक्षा हुई थी, कॉलेज की शिक्षा 12th यानी कॉलेज की शिक्षा जो होती है वो हुआ था श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, यानी कि कॉलेज की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा हुई थी श्यामल दास कॉलेज, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, भावनगर। तो ये सब याद रखेंगे। श्यामल दास कॉलेज भावनगर जो है ये आपके बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पिछले 69वीं शायद बीपीएससी हुआ था, 69वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी की कॉलेज की शिक्षा दीक्षा किस कॉलेज से हुई थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से उनकी शिक्षा हुई थी। तो जब ये पूछा गया तो 10th भी पूछ सकता है, प्रारंभिक भी पूछ सकता है। तो 10th क्लास की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इनकी पोरबंदर से ही हुआ था। तो ये महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों सामान्य जानकारी थी। ठीक, ये सब सामान्य जानकारी थी। महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ 1883 में। 1883 में जो है गांधी जी का विवाह हो गया। और किससे हुआ? तो कस्तूरबा गांधी से हुआ। ये तो सबको पता ही है, कस्तूरबा गांधी। सोचिए 69 में इनका जन्म हुआ, 2 अक्टूबर 1869, 83 में जो है इनका विवाह हो गया। 70
1080 83 13-14 साल की अवस्था में जो है महात्मा गांधी का शादी हो गया था। कह सकते हैं इनका भी बाल विवाह हुआ था, 13-14 वर्ष की अवस्था में शादी हो गया था। और जब महात्मा गांधी का शादी हुआ तो शादी के ये 5-7 साल बाद, 5-7 साल 10 साल बाद जो है अपनी पत्नी का मुंह देखे थे। और अभी का जो शादी विवाह होता है, शादी से पहले ही तो लोग बात विचार करना शुरू कर देता है, मिलना जुलना सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन अभी का समय दूसरा है, उस गांधी जी के समय का जो जमाना था, उस टाइम का जमाना दूसरा था। तो गांधी जी का अभी शादी जो है बाल्य विवाह हुआ था और 1883 में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। और इनका जो पुत्र है, 4 गो पुत्र था, हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल नहीं, हीरालाल, मनीलाल। कौन कौन है? हरिलाल, मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल। उसके बाद रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी का 4 गो पुत्र था। और 5वां पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दिया जाता है। जमनालाल बजाज, मतलब जमनालाल बजाज गांधी जी के बायोलॉजिकल पुत्र नहीं था, लेकिन जमनालाल बजाज को गांधी जी अपने पुत्र की भांति प्यार करते थे, पुत्र से भी ज्यादा मानते थे, इसलिए जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की संज्ञा दिया जाता है। ठीक, तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास गांधी जी के 4 गो पुत्र, और जमनालाल बजाज को गांधी जी पुत्र की तरह ही मानते थे, इसलिए जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की संज्ञा दिया जाता है। 1888 में गांधी जी गए लंदन। मतलब गांधी जी अच्छे खासे घर परिवार से आते थे, राज परिवार से आते थे। गांधी जी के जो पिता, ठीक, गांधी जी के जो पिता थे दोस्तों, करमचंद गांधी, वो पोरबंदर में ही दीवान थे। गांधी जी के पिता क्या था? पोरबंदर में ही दीवान थे, मतलब अंग्रेजों के अधीन वो सेवा दे रहे थे, दीवान के पद पर थे। दीवान उसको कहते हैं जो टैक्स वसूली का काम करता है, मतलब राज्य के टैक्स से संबंधित जो कार्य करता है उसी को दीवान बोला जाता है। तो गांधी जी के पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है लंदन जाए और लंदन जाकर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई करे और एक सफल वकील बने। तो गांधी जी के पिताजी की इच्छा के अनुसार गांधी जी कहाँ चले गए? लंदन। और लंदन में जाकर के 1888 में ये लंदन गए और लंदन में जाकर के जो है महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए। किसकी पढ़ाई किए? बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, यानी कि इसको कह सकते हैं वकालत की है, वकालत। और वकालत की डिग्री लेकर के महात्मा गांधी कहाँ आए? पुनः भारत में आए। तो जब 1888 में ये लंदन गए, लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर के जब भारत आए तो वकालत तो कंप्लीट हो गया इनका, वकालत कंप्लीट हो गया तो ये एक वकील बन गए। तो महात्मा गांधी को गांधी वकील ने नहीं बनाया, मतलब ये वकालत करते हुए गांधी के रूप में नहीं जाने गए। इनको जो है महात्मा बोला जाता है या बापू बोला जाता है, ये सब जो उपाधि है गांधी जी ने स्वतः ही ये उपाधि ग्रहण नहीं कर लिया था, लोगों के द्वारा दिया गया उपाधि था। और गांधी जब बने तो ये वकालत करते हुए गांधी नहीं बने, गांधी को गांधी बनाया समय ने, और गांधी को गांधी इनके संघर्ष ने बनाया। इनको जमीनी स्तर से जो जुड़े हुए मुद्दों को उठाते थे और एक सफल अंजाम तक पहुंचाते थे, उस चीज ने महात्मा गांधी को गांधी बनाया। तो जब ये वकालत की डिग्री लेकर के बैरिस्ट्री कर करके जब ये पुनः भारत आए तो 1893 में ये जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका जाते हैं, और दादा अब्दुल्ला की केस में जाते हैं। दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी था, सेठ था, और इसी सेठ का जो है केस लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए, इनके तरफ से वकालत करने के लिए, तो दक्षिण अफ्रीका जब महात्मा गांधी जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में ये ट्रेन में फर्स्ट क्लास की डब्बा में ये सफर कर रहे थे। ट्रेन में आप जानते ही हैं, फर्स्ट एसी होता है, सेकंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है, जनरल होता है, स्लीपर होता है, और जनरल की हालत तो बहुत खराब होता है, ये तो सभी जानते हैं। जहां पर 70-75 गो लोगों की बैठने की जगह होती है, वहां जो है 400-500 लोग भेड़िया धसान की तरह जो है बैठा रहता है। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वो फर्स्ट क्लास के डब्बा में सफर कर रहे थे, क्योंकि जिनके तरफ से ये केस लड़ने गए थे दादा अब्दुल्ला के तरफ से, तो दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को फर्स्ट एसी का टिकट करवाया था और महात्मा गांधी फर्स्ट एसी की टिकट पर वो सफर कर रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में भी उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, मतलब ब्रिटिशों ने भारत को भी अपना गुलाम बना रखा था और उस समय दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बना रखा था। और उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग रूप के आधार पर भेदभाव हुआ करता था, मतलब गोरों और कालों के आधार पर, मतलब भारतीयों को जो है अंग्रेज लोग जो है काला कह करके पुकारते थे, काला कह करके, समझे आप लोग? तो गोरे और काले के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था? भेदभाव होता था।
ठीक। और भारतीय लोगों को जो है फर्स्ट क्लास की बोगी में, फर्स्ट क्लास के डब्बा में सफर करने अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। तो महात्मा गांधी का कहा, दक्षिण अफ्रीका जब ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से जो है यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी, तो डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से ये जो है प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। प्रिटोरिया, डरबन से महात्मा गांधी किसकी यात्रा कर रहे थे? प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। इसी डरबन से प्रिटोरिया के बीच का एक स्टेशन आता है जिसका नाम है सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, ठीक। डरबन से प्रिटोरिया जो है महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास के डब्बा में यात्रा कर रहे थे। इसी के बीच में एक स्टेशन पड़ता था सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। इस स्टेशन का नाम इसलिए याद रखना जरूरी है कि सेंट पीटर मारिट्सबर्ग पर ही अंग्रेजों ने, जब ट्रेन में टीटी ने टिकट चेक करने आया तो महात्मा गांधी के पास टिकट था ही, फर्स्ट क्लास का टिकट था, फर्स्ट एसी का, लेकिन गोरे काले के आधार पर भेदभाव करते हुए अंग्रेजों ने, जो टीटी था वहां अंग्रेज अधिकारियों ने महात्मा गांधी को ट्रेन के डब्बा से जबरन फेंक दिया, मतलब धक्का देकर के उतार दिया इसी स्टेशन पर, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर बाहर कर दिया, ठीक। तो जब महात्मा गांधी को अंग्रेज अधिकारियों ने धक्का देकर के ट्रेन से बाहर कर दिया तो गांधी आवाज उठाए, तो भाई ये क्या तरीका है, मेरे पास टिकट है ही तो आप यात्रा करने क्यों नहीं देंगे? यात्रा तो हम करेंगे, ये मेरा अधिकार बनता है। और जब यात्रा करने नहीं देना था तो तुमने टिकट दिया तो क्यों दिया? ठीक, हम मंगनी फ्री में यात्रा थोड़ी कर रहे हैं, फ्री में तो यात्रा कर नहीं रहे हैं, ये मेरा अधिकार बनता है। और जब तुम गोरे और काले के आधार पर भेदभाव कर रहे हो ये सही नहीं है, क्योंकि वो तुम भी पैसा देते हो, हम भी पैसा देते हैं। और जब यात्रा करने का अधिकार नहीं देना था तो टिकट फिर आखिर दिया तो क्यों दिया? तो वहां पर जो है गांधी जी तन गए, अड़ गए। गांधी जी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे, वो अपना पक्ष तर्क के साथ रखते थे। ऐसे ही मतलब हवाबाजी करके गांधी नहीं बने हैं। किसी भी पक्ष को जब अंग्रेजों के सामने रखते थे तो तर्क के साथ अपना पक्ष रखते थे और इतनी मजबूती से पक्ष को रखते थे कि अंग्रेजों को वहां झुकना पड़ता था। तो महात्मा गांधी को जब ट्रेन से यहाँ उतारा गया तो गांधी ने अपना पक्ष रखा, तर्क के साथ पक्ष रखा कि ये मेरा अधिकार है, हमने टिकट लिया है और हमें यात्रा करने के लिए जो है दिया जाए, यात्रा करने का अधिकार है हमें, कोई हम फ्री में यात्रा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो अपना तर्क जब महात्मा गांधी ने दिया, उस तर्क के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और अंग्रेजों को झुकना ही नहीं पड़ा बल्कि गांधी जी को यात्रा करने का अधिकार भी दिया गया फर्स्ट क्लास की श्रेणी में। तो जब महात्मा गांधी 1893 में वहां गए और जब इनको अधिकार दिया गया तो गए थे महात्मा गांधी 1-2 साल के लिए, साल भर के लिए गए थे। लेकिन महात्मा गांधी जब वहां गए, वहां की जमीनी स्तर से जुड़े दक्षिण अफ्रीका में रहे और दक्षिण अफ्रीका में भी रह रहे भारतीयों के साथ जो शोषण हो रहा था, जो अंग्रेज वहां रह रहे भारतीयों के साथ जो भेदभाव कर रहा था, उस भेदभाव को जाने महात्मा गांधी। अंग्रेज द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को जो सताया जा रहा था वो सबको जब महात्मा गांधी जाने तो महात्मा गांधी के मन में विचार आया कि अंग्रेजों के सामने अगर संवैधानिक तौर पर अगर तर्क के साथ अपना विचार रखा जाए तो अंग्रेज अवश्य ही झुकेगा, क्योंकि महात्मा गांधी के सामने अंग्रेज झुका है। कब झुका है? यही सेंट पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों ने उतार दिया था ट्रेन में, यहीं पर अंग्रेजों से महात्मा गांधी अड़ गए थे और अपने अधिकार की मांग किए थे और तार्किक तर्क के साथ अपनी बात को रखे थे। तो अंग्रेजों को गांधी के सामने झुकना पड़ा था। तो गांधी को यह एहसास हो गया था कि हम अंग्रेजों को चाहे जो तो झुका सकते हैं, भले ही हमें संवैधानिक तौर पे या तर्क के साथ हमें जो है अपनी बात को मजबूत से अंग्रेज के सामने रखना होगा, तो अंग्रेज अवश्य ही झुकेगा। ठीक, तो अब क्या होता है वो देखिए। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए और जब दक्षिण अफ्रीका में वहां पर रह रहे भारतीयों का जो कष्ट था, जो भारतीय अंग्रेजों के द्वारा सताए जा रहे थे, वो सबको जाना महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने वहां जाकर के दक्षिण अफ्रीका में रहे तो वहां पर जाकर के इन्होंने स्वराज शब्द को गढ़ा। स्वराज शब्द को महात्मा गांधी ने वहां पर दक्षिण अफ्रीका में गढ़ने का काम किया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय, जितने भी भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, वो सब भारतीयों को महात्मा गांधी एकजुट किए और एकजुट ऐसे ही नहीं कर दिए। एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल प्रांत में नटाल कांग्रेस की स्थापना की है।
नटाल प्रांत में नटाल कांग्रेस की स्थापना की है महात्मा गांधी। नटाल कांग्रेस, और कब किए तो 1894 में। कब किए साथियों? 1894 में। उसके बाद डरबन में, डरबन भी दक्षिण अफ्रीका में शहर का नाम है। डरबन में फिनिक्स फार्म, डरबन में महात्मा गांधी डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की है। और कब किए तो 1904 में किए, 1904 में किए। और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की महात्मा गांधी। कब किए तो 1910 में किए। तो 1894, 1904 और 1910 ये जो 3 संगठन महात्मा गांधी ने स्थापित किया है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया है। फिनिक्स फार्म तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया, रेलवे से लेकर के एसएससी से लेकर के बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, सभी एग्जाम में जो फिनिक्स फार्म को पूछा गया है। इसीलिए ये सब जितने भी संगठन है ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया संगठन है। और ये सब संगठन दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया है। नटाल कांग्रेस नटाल प्रांत में 1894 में स्थापित किया गया। डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में किया। और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में किया। और ये सारे के सारे संगठन को स्थापित करने का उद्देश्य था कि भारतीयों को एकजुट करना, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय हैं वो सबको एकजुट करना। और सभी को जब एकजुट किए महात्मा गांधी, तो वहां पर भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने आवाज उठाना चालू किया, ये सब संगठन के जरिए। और गांधी सबसे ज्यादा पिटाए हैं। गांधी यूं ही गांधी नहीं बने दोस्तों, गांधी सबसे ज्यादा लाठी खाए हैं तो दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में खाए हैं। वहां पर भारतीयों को जुटाते थे, रोड पे उतर जाते थे आंदोलन करने के लिए। जब पुलिस आता था, अंग्रेज अधिकारी आता था, लाठी चार्ज करता था, सब भारतीय छोड़कर गांधी जी को चल जाता था। सब भारतीय भाग गया, गांधी पिटा रहे हैं रोड पर, लाते जूते लाठी से जो है महात्मा गांधी पिटा रहे हैं। तो यूं ही गांधी गांधी नहीं बने हैं। वो दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1915 तक का जो समय गुजारा, वो समय महात्मा गांधी का संघर्ष का समय था, वो सब संघर्ष का समय था। और वहां पर महात्मा गांधी ने ये सब संगठन के जरिए आवाज को उठाना चालू किया। और जब ये सब संगठन को के जरिए महात्मा गांधी ने आवाज तो उठाना चालू किया ही किया। और एक इंडियन ओपिनियन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने कहा जारी किया तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जारी किया। ठीक, मतलब महात्मा गांधी इस संगठन के जरिए, जो नटाल कांग्रेस, फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म, ये सब संगठन के जरिए भारतीयों के लिए तो आवाज उठा ही रहे थे। और साथ ही साथ वहां पर एक इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी जारी किया महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। ये सब पत्रिका के माध्यम से भारतीयों के किए जा रहे अपमान और भारतीय को अधिकार दिलाने के लिए इस समाचार पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने वहां दक्षिण अफ्रीका में आवाज भी उठाए थे। ठीक, और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान वो लंदन की भी यात्रा किए थे, लंदन की भी महात्मा गांधी यात्रा किए थे। जैसे 1908-9 के आसपास महात्मा गांधी लंदन की भी यात्रा किए थे। और लंदन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? तो 1908-9 के आसपास में महात्मा गांधी लंदन यात्रा के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका से लंदन जा रहे थे, तो लंदन यात्रा के दौरान उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। हिंद स्वराज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने खुद जब 2217 दरोगा की परीक्षा दिया था तो उसमें जो है हिंद स्वराज पुस्तक आया था। आप देख लीजिएगा, 2217 दरोगा पोस्ट सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था वहां पे हिंद स्वराज पूछा गया था और इसको हमने गलती कर दिया था। आज तक हमें याद है। और महज 2-3 प्रश्न गलती हो गए, जैसे हिंद स्वराज हो गया, एक और इससे क्या नाम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड प्रश्न था, वो प्रश्न ध्यान में नहीं है, पढ़ाएंगे तो वो भी याद आ जाएगा। तो 2-3 प्रश्न गलती हो गए जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया था। और ऑप्शन ए पर था बाल गंगाधर तिलक और डी पर था महात्मा गांधी। ऑप्शन डी पर महात्मा गांधी थे और ए पर था बाल गंगाधर तिलक। हमें लगा स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ है तो बाल गंगाधर तिलक ही लिखे थे, कंफ्यूज कर गए और वहां पर जो है बाल गंगाधर तिलक को टिक कर दिए थे, जिस वजह से गलती हो गया था। तो याद रखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा था? महात्मा गांधी लिखा था। कब लिखे थे? तो 1910 के आसपास, साउथ अफ्रीका से जब ये लंदन जा रहे थे तब इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। और लंदन जाकर के ब्रिटिश संसद को महात्मा गांधी हिंद पुस्तक, मतलब हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो महात्मा गांधी ने लिखा, हिंद स्वराज पुस्तक में
महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ महिला से तुलना किया। बांझ महिला और बेस्या महिला से ब्रिटिश संसद को महात्मा गांधी ने तुलना किया। मतलब गांधी का कहना यह था कि ब्रिटिश संसद जो है बांझ महिला की तरह है, मतलब जो बांझ महिला होती है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो ब्रिटिश संसद से भी भारतीयों को किसी भी तरह का कोई उपेक्षा नहीं होना चाहिए, चाहे भले ही भारतीय हो या दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय हो, किसी को जो है कोई उपेक्षा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जब नटाल प्रांत में नटाल कांग्रेस की स्थापना की है, नटाल कांग्रेस के तहत संगठन के जरिए या फिनिक्स फर्म संगठन के जरिए या टालस्टॉय फर्म संगठन के जरिए दक्षिण अफ्रीका में जब वो भारतीयों के लिए आवाज उठा रहे थे, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस से संपर्क साधने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने यह सोचा कि अगर कांग्रेस हमें थोड़ा सा मदद करेगी, कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगी, तो हम भारतीयों के लिए और गहरी संवेदना के साथ और मजबूती पक्ष से जो है हम आवाज उठा सकते हैं। और महात्मा गांधी 1901 में जो है वो भारत आए थे कांग्रेस से संपर्क करने के लिए। कांग्रेस से संपर्क करने के लिए 1901 में महात्मा गांधी भारत भी आए थे। और जब भारत में आए तो 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। ठीक, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता अधिवेशन में, और महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही भाग लिए थे 1901 में। और यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि सबको तो पता है महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में वापस लौटे हैं। लेकिन महात्मा गांधी 1901 में वो कांग्रेस से संपर्क साधने के लिए भारत आए थे। इसलिए संपर्क करने की कोशिश किए थे कि कांग्रेस, क्योंकि 1893 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका, 85 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो महात्मा गांधी को यह पता था ही कि कांग्रेस एक संगठन है जो भारत में जो है काम कर रही है भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए। तो महात्मा गांधी के मन में यह विचार आया था कि हम कांग्रेस से संपर्क करेंगे और कांग्रेस अगर हमें मदद करेगी तो हम भारतीय के लिए और मजबूती से आवाज उठा सकते हैं। यही सब वजह से 1901 में महात्मा गांधी जब भारत आए तो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था, तो 1901 के अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक, वहीं अगर अध्यक्षता की बात करें तो महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सब बात है, ये सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। जब महात्मा गांधी ये सब संगठन के जरिए भारतीयों के लिए आवाज उठा रहे थे, तो इंडियन रिलीफ एक्ट 1914, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 ये सब संगठन के जरिए जब महात्मा गांधी भारतीयों के लिए आवाज उठाए और अंग्रेजों के सामने एक मजबूत पक्ष रखा, तर्क के साथ पक्ष रखा, तो अंग्रेजों को गांधी के सामने झुकना पड़ा, वो भी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को झुकना पड़ा गांधी के सामने। और अंग्रेजों ने इंडियन रिलीफ एक्ट जारी किया, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 को जारी किया और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को महात्मा गांधी ने आवाज और अधिकार दिलवाए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को ये सब आंदोलन के जरिए, ये सब संगठन के मदद से भारतीयों को एकजुट होकर के जब गांधी वहां पर आंदोलन किए तो अंग्रेजों को इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 जारी करना पड़ा। और यही इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 के तहत भारतीयों को अधिकार मिला। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। तो जब 1914 का समय आ गया और महात्मा गांधी की वहां पर जीत हो गई, महात्मा गांधी ने सोचा कि हम जब दक्षिण अफ्रीका में रह करके अंग्रेजों के सामने मजबूती पक्ष के साथ लड़ाई लड़ करके जब हम यहाँ पर रह रहे भारतीयों को हम अधिकार दिलवा सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? भारत में भी अब अंग्रेज जो है भारतीयों का शोषण कर रहा है। और यही सब बात सोच करके महात्मा गांधी जब वहां पर भारतीयों को आवाज बन गए, भारतीयों का अधिकार दिलवा दिए 1914 में, तो महात्मा गांधी का आगमन दोस्तों 1915 में हो गया। 1915 में महात्मा गांधी कहाँ है? भारत आए वहां से। ये सब याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी सारी कहानी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण है तो नटाल कांग्रेस 1894, फिनिक्स फर्म 1904 और टालस्टॉय फर्म 1910। और स्थान नटाल प्रांत में नटाल कांग्रेस की स्थापना, डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना और जोहान्सबर्ग में टालस्टॉय फर्म की स्थापना। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हिंद स्वराज की रचना, यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा रचा गया था लंदन यात्रा के दौरान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका, यह भी महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जारी किया गया था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये यहाँ से 8-10 प्रश्न जो बने महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जब जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने, ये सब महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जितने भी घटनाएं घटित हुई और जितने भी इन्होंने संगठन की रचना किया, पत्रिका की रचना किया, पुस्तक की रचना किया जो गांधी, वो सब चीज के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया और ये सब चीजों को आप याद रखेंगे। जब 9 जनवरी 1915
जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कामयाब हो गए, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अधिकार दिलाने में महात्मा गांधी की जीत मिली। जब जीत मिली, अंग्रेजों ने रिलीफ एक्ट 1914 जारी किया और उसके तहत वहां के भारतीयों को जब जीत मिली तो महात्मा गांधी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को भारत। इसलिए प्रत्येक साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, महात्मा गांधी की याद में प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का आगमन हुआ था भारत। ठीक, तो 9 जनवरी को प्रत्येक साल हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहीं पहली बार की बात करें तो पहली बार प्रवासी दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। मतलब 2003 से हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाते हैं। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो ये काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में लौटते हैं। काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में, काठियावाड़ी किसान। गांधी जी जब यहां से दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वकील बन करके गए थे, कोट था, टाई था, सूट बूट में महात्मा गांधी गए थे। और जब उन्होंने वहां जाकर के वो चाहते तो 1 साल वकील बनकर गए थे, वकालत करके दादा अब्दुल्ला को केस में जीत दिला करके महात्मा गांधी आ भी जाते। क्या उनको जरूरत था? वो तो आते, पैसा कमाते, वकालत करते, उनको क्या जरूरी था कोट पैंट से धोती पर आना? ये सब चीजों को समझना जरूरी है। और गांधी पर जो उंगली उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि गांधी को ठीक से पढ़ा ही नहीं, गांधी को ठीक से समझा ही नहीं। ठीक, तो जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो कोट पैंट को त्याग देते हैं। कोट पैंट को त्याग करके धोती और कुर्ता पर आते हैं, सर पे पगड़ी रहता है। ठीक, और काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में महात्मा गांधी का आगमन होता है। और महात्मा गांधी लगभग 21 वर्ष रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, 21 वर्ष रहे हैं। 1893 से 1915 तक का जो समय है उसको आप जोड़िएगा तो लगभग 21 वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। जब महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो सबसे पहले ये अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, जाते हैं महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं कि हम भारत को जो स्वतंत्र कराना चाहते हैं, यहाँ पर रह रहे भारतीयों को अंग्रेजों के चुंगल से हम मुक्त कराना चाहते हैं, भारतीयों का आवाज बनना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी को इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने समझाया, ठीक है, तुम स्वतंत्रता की लड़ाई में आना, यहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें अवश्य भाग लेना, लेकिन इसके पहले आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। महात्मा गांधी को इनके गुरु आदेश देते हैं, मतलब रास्ता बताते हैं कि आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, जमीनी स्तर पर भ्रमण कीजिए, जमीनी स्तर पर लोगों से जाकर के मिलिए, लोगों की हालात को समझिए। और गांधी जब आप घूमने के लिए निकलोगे तो अपना मुंह बंद रखना और कान खुले रखना और आंख खुले रखना। कान खुला रहना चाहिए सुनने के लिए और आंख खुला रहना चाहिए देखने के लिए। मुंह बंद रखना, कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना है उसको सोच समझ के बोलना है, कुछ बोलने से पहले सोचना है, समझना है, तब बोलना है। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले का इशारा था कि ऐसा नहीं से आप गए जमीनी स्तर पर लोगों से मिलने जुलने समझने और हर जगह जो है बिना सोचे समझे बेचारे बोलना चालू कर दिए। नहीं, सबसे पहले आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, जगह जगह पर जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों की क्या समस्या है, लोगों की अंग्रेजों से क्या मांग है, लोग चाहते क्या है, ये सब चीजों को पहले आप समझिए, तब जाकर के जो है इस राष्ट्रीय आंदोलन में आप आइएगा। तो महात्मा गांधी अपने गोपाल कृष्ण गोखले के रास्ते पर चलते हैं। महात्मा गांधी जो है पूरे देश का भ्रमण करना चालू कर देते हैं और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में 2 ऐसे नेता हुए, एक महात्मा गांधी और एक बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश का भ्रमण किया। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, अब एक भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं लोगों को समझने के लिए, भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं लोगों को समझने के लिए। ठीक, और जब ये भारत भ्रमण पर लोगों को समझने के लिए निकल पड़ते हैं, उसी समय 1916 में उसी समय हो रहा था क्या, तो BHU की स्थापना हो रही थी, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU की स्थापना की जा रही थी बनारस में। और 1916 में हो रहे इस BHU की स्थापना में महात्मा गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था। महात्मा गांधी जी भी इस BHU की उद्घाटन समारोह में आमंत्रित थे। तो महात्मा गांधी 1916 में कहाँ जाते हैं, BHU जाते हैं और यहीं पर जो है गांधी जी पहली भाषण दिए, गांधी जी का पहला भाषण हुआ, गांधी जी का पहला भाषण हुआ। तो यहाँ से कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बना दोस्तों, गांधी जी का पहला भाषण कहाँ हुआ था, तो 1916 में
यहाँ हुआ था बीएचयू की स्थापना में, बनारस में हुआ था। ठीक, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी उस समय हुआ था। और उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। 1916 में चल रहा होता है लखनऊ में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और इसी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, वो सब चीजों को हमने बताया। और जब महात्मा गांधी इस लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं तो इसी में जो है, इसी लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल रहता है। चंपारण का एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल रहता है। राजकुमार शुक्ल को जानकारी मिलता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं और वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने वाले हैं। क्योंकि राजकुमार शुक्ल को पता था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहां पर आंदोलन करके, संगठन के जरिए, आंदोलन के जरिए वहां पर रह रहे भारतीयों को अधिकार दिलवाए हैं महात्मा गांधी। इसी चीज की अपेक्षा लेकर के, महात्मा गांधी से उपेक्षा करके राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए और महात्मा गांधी को ये सब सारी चीजों को बताया। जो चंपारण में हो रही किसानों के साथ शोषण हो रहा था, किसानों के साथ जो समस्या थी, वो जो है महात्मा गांधी के पक्ष राजकुमार शुक्ल ने रखने का प्रयास किया। ऐसा बात नहीं है कि इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने इस बात को नहीं उठाया था। इससे पहले भी राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के अनेक नेताओं से मिला था, मदन मोहन मालवीय से मिला था, है ना, अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल गांधी से मिलने से पहले भी मिला था और चंपारण की समस्याओं को बताया था। लेकिन कांग्रेसी नेता, बोले तो कांग्रेसी नेता बड़े बड़े मुद्दा को उठाते थे, जमीन से जुड़ी हुई छोटी छोटी गांव के मुद्दा को नहीं उठाते थे। और महात्मा गांधी में यही चीज खासियत था कि वो गांव के मुद्दा को उठाते थे, जमीन से जुड़े हुए मुद्दा को उठाते थे, गरीबों के मुद्दा को उठाते थे और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा करके उसको पहचान दिलाते थे और उस मुद्दा को जो है जीत दिलाते थे। तो राजकुमार शुक्ल को गांधी से अपेक्षा थी, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वहां रह रहे भारतीयों को अधिकार दिलवा सकते हैं तो चलिए इसी अपेक्षा के साथ महात्मा गांधी से मिला जाए। और राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाता है और वहां पर महात्मा गांधी को चंपारण की समस्या को समझाता है। जब महात्मा गांधी को लगता है कि नहीं, चंपारण में किसानों के साथ सही में अंग्रेज अत्याचार कर रहा है, तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण जाते हैं और 1917 से दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का वो आगाज करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह को अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। और महात्मा गांधी की जो सबसे लक्ष्य था, महात्मा गांधी का जो 3 लक्ष्य था, 3 लक्ष्य वो जान से भी प्यारा था। महात्मा गांधी का 3 लक्ष्य, पहला लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे। मतलब महात्मा गांधी मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एक रहना जरूरी है। अगर 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हो रहा था भारत में, अगर महात्मा गांधी 1906 में भारत में रहते तो मुस्लिम लीग का स्थापना होने ही नहीं देते। अंग्रेजों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो मुसलमानों को, मुस्लिम लीगों को जो सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था, वो महात्मा गांधी होने ही नहीं देते। क्यों नहीं होने देते? जब दलितों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग किया, उस समय महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। वो सब कहानी को आगे पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचन देने से साफ मना कर दिया था। पृथक निर्वाचन का मतलब ये था, अंग्रेज ये चाहता था कि हम हिंदू मुस्लिम को तो हम तोड़ ही दिए, हिंदू को भी हम तोड़ दे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग में बांट दे। मतलब अंग्रेज चाहता था कि दलितों को भी एक अलग से हम निर्वाचन का अधिकार थे, जिसमें चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी दलित होगा और मतदान करने वाला भी व्यक्ति दलित होगा। और ये इसके जरिए जो है अंग्रेज हिंदुओं को भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में तोड़ना चाहता था। और इसी चीज को महात्मा गांधी ने अंबेडकर को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर के भीमराव अंबेडकर वहां से पीछे हटे थे। अगर 1906 में, 1909 में उस समय महात्मा गांधी अगर भारत में होते तो शायद मुस्लिम लीग का स्थापना नहीं होता, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं मिला होता। और जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं मिला होता तो शायद आज पाकिस्तान देखने को नहीं मिलता। ठीक, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र होगा, इसका बीज 1906 में ही बो दिया गया था मुस्लिम लीग का स्थापना करके। और वो बीज अवश्य ही फलेगा, फूलेगा और बड़ा वृक्ष बनेगा, वो तय हो गया था जब 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। और यही सब बात थी जिसके वजह से जो है पाकिस्तान अलग जाकर के एक अलग राष्ट्र बना, वो सब बातें थी। तो 3 लक्ष्य महात्मा गांधी का बहुत ही प्यारा था कि हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत समाप्त करना। दूसरा, छुआछूत समाप्त करना, छुआछूत को समाप्त करना, यह भी महात्मा गांधी का लक्ष्य था। और छुआछूत समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी चाहते थे कि छुआछूत समाप्त हो और दलितों को हम मंदिर में प्रवेश दिलाएं। महात्मा गांधी
दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए कोशिश भी किए थे, और जिसके तहत 8 जनवरी 1933 को 8 जनवरी 1933 को महात्मा गांधी मंदिरों में प्रवेश, मतलब दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिवस के रूप में महात्मा गांधी ने मनाया था 8 जनवरी 1933 को दलितों को मंदिर में प्रवेश दिवस के रूप में। ठीक, और एक और था महिला की दयनीय स्थिति को सुधारना। महिला की दयनीय स्थिति, महिला की जो दयनीय स्थिति थी इसको सुधार करना। ये जो 3 लक्ष्य था, इसको जो है महात्मा गांधी को जाने से भी प्यारा था। वो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो, वो हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर देते थे। ठीक है, और छुआछूत को वो खत्म करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि समाज में छुआछूत रहे, वो चाहते थे कि दलितों को भी अधिकार मिले। दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, तो वो चाहते थे कि दलितों को भी मंदिर में प्रवेश कराने का अधिकार दिलवाएं। और 8 जनवरी 1933 को महात्मा गांधी ने दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के उपलक्ष्य में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का दिवस मनाया था। उसके बाद महिला की जो दयनीय स्थिति थी उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, घूंघट में रखा जा रहा था, उसको जो है पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये सब जो तमाम चीजों के लिए महात्मा गांधी का ये सब जो लक्ष्य था, ये सब जान से भी प्यारा था। ठीक, तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और 1916 के बाद उन लखनऊ अधिवेशन तक यहाँ पर चर्चा कर दिए हैं। यहाँ पर राजकुमार शुक्ल मिलने आता है महात्मा गांधी से, यहाँ तक बता दिए। कल हम लोग चंपारण सत्याग्रह को पढ़ेंगे, चंपारण के बाद खेरा को पढ़ेंगे। तो ये सब बातें हैं, उसको कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आपका अपना YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु GS स्टडी, इसको आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी जोश जुनून के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो, आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।